हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एडजॉर्प्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एडजॉर्प्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, एडजॉर्प्शन हीट, एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक और कुछ एक एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एडजॉर्प्शन के दो टाइप होते हैं, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन। कहने का मतलब एक एडजॉर्प्शन तो फिजिक्स करवाती है और एक एडजॉर्प्शन केमिस्ट्री करवाती है। तो देखते हैं किस में दम होता है। अब गाइज एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझना कि किसी सब्सटेंस की सरफेस पर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज, स्पेशली गैसेज, वो आकर के चिपकती है, इसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। आप लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हो। अब गाइज किसी सब्सटेंस से मॉलिक्यूलर स्पीशीज दो ही कारणों से चिपक सकती है, या तो सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर स्पीशीज के बीच में अट्रैक्शन हो, एक कारण, और दूसरा कारण या फिर सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर स्पीशीज के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होगी तब भी ये दोनों पास आएंगे, और जब अट्रैक्शन होगा तब भी ये दोनों पास आएंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन हमें फिजिक्स बताती है और केमिकल रिएक्शन हमें केमिस्ट्री बताती है। तो गाइस देखो, एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, एक तो फिजिसॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, ठीक है ना, फिजिसॉर्प्शन, और एक होता है केमिसॉर्प्शन। तो दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखो, फिजिक्स हमें यह बोलती है कि कोई भी सब्सटेंस जिनके अंदर मास होता है ना, उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है। अब देखो, सब्सटेंस पर मॉलिक्यूलर स्पीशीज चली। अब मॉलिक्यूलर स्पीशीज यानी कि मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में मास होता है और ये सब्सटेंस है, तो उनको अट्रैक्ट करेगा ना। आ गई ना बात समझ में। फिजिक्स क्या बोलती है कि कोई भी सब्सटेंस हो जिनके अंदर मास होता है, उनमें अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, अब ये मान लो आपका कोई सॉलिड या लिक्विड है, इसके ऊपर से गैस गई। आपको पता है कि इस सॉलिड या लिक्विड में भी मास है, और जो गैसों के मॉलिक्यूल्स गए हैं तो उनमें भी मास है। आ गई ना बात समझ में। हाँ, ये बात है कि उनमें मास बहुत कम है, ठीक है ना। तो जो अट्रैक्शन होता है वो मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा मास होगा ना, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। आगे ना बात समझ में। तो किसी सब्सटेंस की सरफेस के पास से अगर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे ना, तो यह सब्सटेंस उनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मास है दोनों में। अगर दोनों में मास है तो अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स में मास बहुत कम है, इसलिए अट्रैक्शन बहुत ही वीक होगा, और वीक अट्रैक्शन को हम वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो फिजिक्स क्या बताती है कि जो फिजिसॉर्प्शन होता है वो वान डर वाल्स फोर्सेज के कारण होता है। तो आप लिख सकते हो, इट अराइजेज ड्यू टू वान डर वाल्स फोर्सेज। ठीक है, जबकि केमिस्ट्री क्या बोलती है कि सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर स्पीशीज गैसों के बीच में रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये किसके कारण अराइज होता है, इट अराइजेज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। तो फर्स्ट बात तो समझ में आ गई होगी कि देखो, फिजिसॉर्प्शन का मतलब सब्सटेंस, कोई सॉलिड या लिक्विड यानी कि एडजॉर्बेंट, और उसके ऊपर से कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो ये एडजॉर्बेंट उनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के अंदर मास है तो अट्रैक्शन लगेगा, और गैस के मॉलिक्यूल्स में मास बहुत कम है तो अट्रैक्शन बहुत वीक होगा। तो उस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। जबकि केमिसॉर्प्शन क्या बोलता है, केमिस्ट्री क्या बोलती है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट
के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, इसलिए एडजोर्बेट चिपक जाएगा। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब गाइस देखो दूसरी बात है, अब मान लो ये आपका कोई एडजोर्बेंट है ना, सपोज करना है ये एडजोर्बेंट है, इस पर एक गैस गई है ना, तो ये एडजोर्बेंट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना। आगे बात समझ में, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर मास है तो अट्रैक्शन होगा। अब मान लो दूसरी गैस आई तो ये दूसरी गैस को भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके ऊपर से कोई भी ऐसी स्पीशीज जाएगी जिसके अंदर मास होगा, उनको यह अट्रैक्ट करेगा। आगे ना बात समझ में, क्योंकि वांडरवाल्स फोर्स का मतलब ये तो मास पर डिपेंड करते, चाहे कुछ भी चला जाओ। आगे ना बात समझ में, अगर एक गैस गई तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर और गैस से गई, अलग अलग टाइप कोई भी गैस आप इसके ऊपर से जाने दोगे ना तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब यह जो सबस्टेंस है किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि वांडरवाल्स फोर्स तो सबके बीच लगते हैं। इसका मतलब इसकी नेचर स्पेसिफिक नहीं होती। देखो स्पेसिफिक नेचर का मतलब है कि कोई सबस्टेंस किसी स्पेसिफिक किसी एक को अट्रैक्ट करे, लेकिन यह तो मतलब यह सबस्टेंस तो जो इसके ऊपर से गैस जाएगी ना उसको अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब फिजिसोप्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। आगे बात समझ में, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। अब आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन सबके बीच में नहीं हो सकती, केमिकल रिएक्शन दो स्पेसिफिक के बीच में ही होती है। आगे ना बात समझ में, तो केमिकल रिएक्शन सबके बीच नहीं होती, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक इन नेचर हो गया। तो स्पेसिफिक इन नेचर, आगे बात समझ में, क्योंकि देखो अट्रैक्शन फोर्स है, जिनमें मास होगा अट्रैक्शन लगेगा। इसका मतलब सबस्टेंस यानी कि एडजोर्बेंट के ऊपर से कोई भी गैस जाएगी है उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन केमिकल रिएक्शन सबके बीच नहीं हो सकती, इसलिए यह स्पेसिफिक है। तीसरी बात ध्यान से समझना, बस इतना ध्यान रखो कि केमिसॉर्प्शन में हमें केमिकल रिएक्शंस करवानी है, ठीक है ना, और यहां पर अट्रैक्शन है वीक। अब देखो मान लो हम फिजिसोप्शन करवा रहे हैं, है ना, जैसे ये मान लो एडजोर्बेंट है, ठीक है, और इस पर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज गई तो उस मॉलिक्यूलर स्पीशीज को इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो वो मॉलिक्यूलर स्पीशीज इसके ऊपर चिपक गई। कहने का मतलब उसकी लेयर बन गई। अब गाइस उस लेयर को हम वापस हटा सकते हैं क्या? हटा सकते हैं। जब एडजोर्बेंट को गर्म करेंगे ना तो अट्रैक्शंस वीक होंगे और वो गैस वापस उड़ जाएगी। कहने का मतलब चिपका भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो रिवर्सिबल हो गया। आगे बात समझ में, तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब यहां पर वापस हटा सकते हो क्या? अब देखो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने का मतलब प्रोडक्ट बनता है, कुछ नया बनता है। भी दो रिएक्टेंट है उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो तीसरा ही बनेगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा। अब ये एडजोर्बेंट है और ये एडजोर्बेंट है, कोई गैस है इस पर चिपकी, कहने का मतलब इसके साथ रिएक्शन की, तो रिएक्शन की ना तब अलग ही प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब गैस तो रही नहीं, अब वापस कैसे उतारोगे? तो ठीक है, समझ गए ना। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि एडजोर्बेट को आप चिपकाओगे, ठीक है ना, गैस को चिपकाओगे और वापस उतारोगे, इसे हम रिवर्सिबल बोलेंगे। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, इनके बीच में रिएक्शन हो जाती है, तो रिएक्शन होने का मतलब गैस का तो कुछ और ही बन गया, तो वापस कैसे उतार पाओगे, है ना, क्योंकि कोई तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यह क्या है, नेचर में इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल इन नेचर। आगे बात समझ में। अब गाइस देखो केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ के आए हो कि केमिकल रिएक्शन उन्हीं के बीच में होती है, मतलब वे रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन करते हैं जिनके पास एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर देखिए, ठीक है। क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए,
जबकि यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही ना, तो यहां पर तो किसी भी एक्टिवेशन मतलब कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं। तो नो ईए इज नीडेड। ईए का मतलब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहां पर तो आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी की तो जरूरी होगी। तो ईए इज नीडेड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है कि एक मोल एडजोर्बेट जब एडजोर्बेंट पर चिपकेगा ना तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी बोलते हैं। अब गाइस ध्यान रखना, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होती है। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कौन सा है, फिजिक्स ऑप्शन वाला है या केमिस्ट ऑप्शन वाला? तो ये तो वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी यहां पर ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। तो यहां पर तो होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी, और यहां पर एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी होती है एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी यहां पर होती है 82 to 40 किलो जूल पर मोल। आ गई बात समझ में? अब गाइस देखो नेक्स्ट। ठीक है, देखो इनका डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है तो मैं डायरेक्ट आपको डिफरेंस ही बता रहा हूं। अगर अकेला पूछ लेना, अगर केमिस्ट ऑप्शन पूछे तो ये सारी बातें लिख दो, अगर फिजिक्स ऑप्शन पूछे ना तो ये सारी बातें लिख दो। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस पूछे तो ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट, इसे ध्यान से समझना। इजीली लिक्विफिएबल गैसेज मोर एडजॉर्ब्ड। ठीक है, कि वे गैसेज जिनको हम इजीली लिक्विड बना सकते हैं ना उनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो गाइस इजीली लिक्विफिएबल गैसों का एडजॉर्प्शन क्यों ज्यादा होता है? उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो उनका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, अब यहां पर जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा का वैसा समझ लो। तो देखो मान लो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और एक अमोनिया गैस है। अब देखो इजीली लिक्विड बनाने का मतलब क्या है? गैस से हमें लिक्विड बनाना है। ठीक है, तो देखो गैसों के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। अब उन मॉलिक्यूल को अगर हम पास पास ले आएंगे ना, इसका मतलब लिक्विड बन गई ना, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। कहने का मतलब गैसों के मॉलिक्यूल्स को हमें पास पास लाना है। ठीक है, अब देखो कौन सी गैस से इजीली लिक्विफाई होगी, क्योंकि जिन गैसों के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना तो वो जल्दी पास आएंगे और वो जल्दी लिक्विड बनेंगे। तो बताओ हाइड्रोजन जल्दी लिक्विड बनेगी या फिर अमोनिया जल्दी लिक्विड बनेगी? तो देखो किसके मॉलिक्यूल जल्दी पास आएंगे? तो देखो एक तो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन देखना है कि जिनमें ज्यादा अट्रैक्शन है उनके मॉलिक्यूल जल्दी पास आएंगे। अट्रैक्शन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, एक तो मास पर, जिनमें मास ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा, एक सरफेस एरिया पर कि जिनका सरफेस एरिया ज्यादा उनमें अट्रैक्शन ज्यादा। तो देखो हाइड्रोजन का मास भी कम और सरफेस भी कम, क्योंकि देखो अमोनिया तो पूरा बड़ा मॉलिक्यूल है ना, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो अमोनिया का मास ज्यादा सरफेस ज्यादा, इनका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये जल्दी पास आएंगे यानी कि इजीली लिक्विफाई होंगे। ठीक है, तो आपको यह तो पता चल गया कि इन दोनों में से हम जल्दी लिक्विड अमोनिया को बना सकते हैं। अब ये कैसे सिद्ध करें कि जिसको हम जल्दी लिक्विड बना सकते हैं ना उनका एड्सॉर्प्शन जल्दी होगा? तो मान लो ये हमारे पास कोई एड्सॉर्बेंट है। अब इधर इस पर ना दोनों तरफ से, एक तरफ से तो अमोनिया आ रहा है ना, अमोनिया गैस आ रही है, एक तरफ से हाइड्रोजन। तो बताओ अट्रैक्शन किन में ज्यादा लगेगा? मास और सरफेस ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा। तो बताओ अमोनिया जल्दी अट्रैक्ट होगा ना, इसका मतलब जल्दी कौन चिपकेगा? अमोनिया। इसका मतलब जिनको हम इजीली लिक्विड बना सकते हैं ना उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो गाइस मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। तो अब देखो नेक्स्ट, यहां पर अब केमिस्ट ऑप्शन में तो हमें केमिकल रिएक्शन करनी है, तो जो जितनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन करेगा ना तो उसका एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो
gases which give more reaction with adsorbent more adsorbed। ठीक है, तो गाइज इतने ये आप लिख लो एक बार, और भी हम डिफरेंस करेंगे, तो लिखो फटाफट। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। अब देखो अगर हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो मान लो ये हमारा कोई सब्सटेंस है, एडजॉर्बेंट है, इस पर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज कोई एक गैस गई तो वो चिपक गई, ठीक है। अब कोई और गैस आएगी तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन मास पर डिपेंड है। तो ये तो है नहीं कि अगर एक गैस की लेयर चिपक गई तो मास में कोई कम या ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो एडजॉर्बेंट में मास है, तो अगर कोई दूसरी गैस जाएगी ना, ये उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि वो गैस भी इसके ऊपर चिपक जाएगी, यानी कि उस गैस की लेयर भी बन गई। अब कोई तीसरी गैस आएगी ना, तो ये उसको भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन मास डिपेंडेंट है। आगे बात समझ में। तो यहां पर कितनी भी गैस से आकर के चिपक सकते हैं, यानी कि यह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। तो इन दिस मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड। अब देखो यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझना। केमिसोप्शन में केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन सबके बीच नहीं होती है। तो मान लो ये हमारा कोई एडजॉर्बेंट है और कोई गैस आई, तो इसने उसके साथ रिएक्शन की, तो वो गैस यहां पर चिपक गई। अब कोई दूसरी गैस आएगी, तो बताओ यह एडजॉर्बेंट उसके साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी सरफेस तो बुक हो गई ना। इसकी सरफेस पर तो जो फर्स्ट वाली गैस आई थी ना, उसकी लेयर बन गई। अब दूसरी गैस आएगी, उसके साथ यह रिएक्शन नहीं कर सकता। यह रिएक्शन तभी कर सकता है जब हम पहले वाली जो लेयर है ना, उसको रिमूव करें, ताकि इसकी सरफेस फ्री हो, तब जाकर के वो रिएक्शन करेगी। यानी कि इसमें एक ही बार रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखो इन दिस यूनिमोलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो गाइज अपना लास्ट डिफरेंस है टेम्परेचर का इफेक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है। तो ध्यान से समझना। अगर हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। तो मान लो ये एडजॉर्बेंट है और इस पर कोई गैस चिपकी हुई है, ठीक है ना, तो एडजॉर्प्शन हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस चिपकी हुई है वो वापस रिमूव हो जाएगी ना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एडजॉर्प्शन कम होता है। तो आप सिंपल लिख सकते हो, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखो ग्राफ बताता हूं आपको। तो y एक्सिस पर हम लेंगे अक्स अपॉन एम, और अक्स एक्सिस पर लेंगे हम टेम्परेचर। देखो अक्स यहां पर क्या है, ध्यान से समझना, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है ना, और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो देखो जब हम डेफिनेशन बनाते हैं तो जो नीचे होता है उसको यूनिट लेते हैं ना। अब देखो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन बना के बताता हूं कि अब देखो नीचे वाले को यूनिट लेंगे, और नीचे वाला क्या है, एडजॉर्बेंट का मास है कि 1 ग्राम एडजॉर्बेंट पर कितने एडजॉर्बेट की अमाउंट चिपकती है, यानी कि 1 ग्राम पर कितना एडजॉर्बेट चिपकेगा, उसे एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो समझ गए होंगे आप। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो चिपकी हुई गैस है वो निकल जाएगी, यानी कि कम होगा। तो ये लो ग्राफ ऐसे आ जाएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन कम हो रहा है। अब बात करते हैं केमिसोप्शन की। तो गाइज आप केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस थ्योरी भी पढ़ चुके हो, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ग्राफ भी पढ़ चुके हो। तो ये सारे हमें ये बताते हैं कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं ना, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ती है।
कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगी, तो केमिसॉर्प्शन का मतलब हम केमिकल रिएक्शन ही तो करवा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बढ़ेगी, केमिकल रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर तक ही करेंगे। अगर आप और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो बाद में क्या होगा कि जो एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में बॉन्ड बना हुआ ना तो वो टूटने लग जाएगा। यानी कि पहले तो केमिसॉर्प्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर के बाद बॉन्ड ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद कम होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इट फर्स्ट increases with temperature and then decreases। समझ गए क्या? आगे बात समझ में कि पहले इंक्रीज होगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर के बाद उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो केमिसॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये अपना एडजॉर्प्शन हो गया और ये टेम्परेचर हो गया, तो पहले ये बढ़ेगा, बढ़ गया और उसके बाद कम हो गया। आगे ही बात समझ में। तो गाइज अगर आपने वीडियो को समझा है, आपके फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंस अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।